नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है। उसका नोटिस आया है, 14 दिनों के भीतर उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले फरवरी और मार्च में जब भी संसद की अगली बैठक होगी और उसी में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पास किया जाएगा। और विपक्ष ने इनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि इन्होंने पक्षपात किया है और सरकार के प्रति इन्होंने अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त किया है, जबकि एक राष्ट्रपति के तौर पर एक ऐसे चेयर पर बैठने के कारण इनको इस चीज़ का परमिशन नहीं होता है। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ, धनखड़ का मतलब होता है वही जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी जो हैं, जो हमारे क्या हैं उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के जो क्या होते हैं सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति यह निहित होता है कि जो भारत का राज्यसभा का सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि उनके विपक्ष ने उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया है और यह नोटिस कितने दिन के लिए वैलिड होती है? 14 डेज़ के लिए। 14 दिनों के बाद यह जो है पूरी प्रकरण के साथ में इसको आगे कर दिया जाएगा और इसको यह बिल जो है राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। और रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव केवल किस किस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी लेके आया जा सकता है। हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर जो बात करें थोड़ा सा, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि अब ये इस कुर्सी पर बैठे रहे या उपराष्ट्रपति के तौर पर बने रहे या राज्यसभा के सभापति के रूप में यहाँ विराजमान रहे या बैठे, यह चीज़ इस पूरी सदन को मंजूर नहीं है। इनके खिलाफ उसमें जो है कमियां देखने को मिल रही हैं, वह उस कुर्सी के लिए योग्य नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार के चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष के लोग उसमें से जो है वो ले आ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और आपको बात करें अविश्वास प्रस्ताव लाया किस किस के खिलाफ जाता है, तो नंबर 1 लाया जाता है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए लेके आया जाता है। नंबर 2 लेके आया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए हो जाएगा। और नंबर 3 हमारा होता है सरकार के प्रति। सरकार में, लोकसभा में जो सरकार वर्तमान तौर पर चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से पूरे सरकार चल रही है देश की केंद्रीय सरकार, उसके खिलाफ। और यह प्रकरण केवल केंद्र में ही निहित नहीं है, एवेन्यू राज्य में भी निहित है। हाँ, लेकिन राज्य में किसी राज्यपाल के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आया जा सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होती है। जैसे राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल के लिए कभी भी कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके राज्य नहीं आ सकता है, उसके लिए केंद्र जिम्मेदारी उत्तरदायी होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जो भी राज्यपाल के लिए करना होगा वह केंद्र स्वतः करेगा और उसमें कोई भी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि यह सारा प्रकरण इसमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं तकरीबन 60 सांसदों ने, आप इसमें देख सकते हैं कि तकरीबन 60 सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। 60 सांसदों में कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं। सपा है, तृणमूल है, द्रमुक है, राजद है, टीएमसी है, माकपा है, भाकपा है। भाकपा भाजपा नहीं है, भाकपा अलग पार्टी है और भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। और उसी के समर्थन से यहाँ पे सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर। और देखते हैं तो तकरीबन 60 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किया है। उनके नोटिस पर कितने सांसदों ने, एमपीज़ ने 60 एमपी ने उस पर हस्ताक्षर किया है। लेकिन जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता है, कौन, जो विपक्ष के नेता जो हैं श्री खड़गे साहब जी, उनका और सोनिया गांधी, वह भी जो है राज्यसभा के एक सांसद है एमपी के रूप में। इन दोनों का इस 60 में से हस्ताक्षर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन आई रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं खड़गे साहब और सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनका इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है। तृणमूल की हैं, टीएमसी की हैं, द्रमुक की हैं
और सपा की हैं, सपा मतलब अखिलेश यादव की पार्टी, इन सभी ने, आम आदमी पार्टी, सब ने मिलकर जो है इनके खिलाफ जो है राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। तो अब इसके आगे देखते हैं, फिर उसमें वही बातें दी गई हैं। अब इसमें कैसे पारित होगा कि कैसे नहीं पारित होगा, जब दूसरा सत्र चलेगा। टोटल हमारे संसद का 3 सत्र चलता है, एक शीतकालीन चलता है, एक ग्रीष्मकालीन चलता है, और तीसरा वाला जो होता है जिसमें हमारे वित्तीय वर्ष को लेकर सारी अवधारणाएं पेश की जाती हैं कि हम इसमें इस साल कितना हमारा बजट है, जिसको बजट सत्र भी बोला जाता है। कितनी वो संसद 3 पॉइंट में कितने चलता है। नंबर 1 क्या हो गया, बजट, बजट सत्र हो गया। दूसरा क्या हो गया, ग्रीष्मकालीन हो गया। और तीसरा क्या हो गया, शीतकालीन। जो शीतकालीन अब चल रहा है, तो शीतकालीन के बाद लास्ट में फिर किस पे जाएगा, बजट सत्र पे जाएगा। तो ये हमारी 3 सत्र चलती है। अब शीतकालीन में अगर जो बिल को पेश कर दिया जाएगा, तो शीतकालीन में उतना टाइम तो बचा नहीं है, तो बजट के सेशन में ही इस उसको जो है बिल को जो है पारित किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चंद मिनट ही चल पाई हैं कार्यवाही, और जिसमें आपको बता दें कि जो इस टाइम पर संसद है, संसद में लोकसभा या राज्यसभा, किसी की भी बात अगर हम लोग करें तो वह बहुत ही कम टाइम के लिए इस टाइम पर चल पा रही है। और यह अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें इतना ज़्यादा उपद्रव किया जा रहा है सांसदों के माध्यम से कि वो वहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे सिर्फ पागलपंथी करने के लिए बैठे हुए हैं, ना तो किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सैलरी, सबसे ज़्यादा सुख सुविधाएँ, सबसे ज़्यादा उसमें जो परिप्रेक्ष्यता देखने को हमको मिलती है, वह सभी सांसदों और MP MLA को ही देखने को मिलती है। परंतु कार्य के मामले में यह एकदम ही अपने किसी भी कार्य के लिए जवाबदेहिता इनके पास नहीं है कि ये किसी भी जवाबदेहिता को सुनिश्चित कर सकें। और एक MP एक MLA होने के नाते इनकी जवाबदेहिता को तय करना सरकार की यह जिम्मेदारी है। और यह काम अगर सरकार नहीं कर सकती है तो इसके लिए हम सबको कहाँ चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी ऐसा माध्यम बचता है जो कि राज्यसभा और लोकसभा की जवाबदेहिता को तय करेगा कि यह लोग किस हद तक, किस लेवल पे जाकर किस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, जब संसद में संविधान का गठन हो रहा था, संविधान सभा में, तो उन्हें सभी सांसदों को किसी भी बात को अपने बेहिचक रखने के लिए एकदम पूरी छूट दी गई थी। उनके विचार और व्यक्तिगत किसी भी बात को लेकर कहीं पर भी टिप्पणी या कोई केस नहीं किया जा सकता, इसी आशय को लेकर उनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। परंतु इसका वो सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग ही करते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यह देखने को मिल रहा है। और यह बहुत ही अचरज का विषय है। और यहाँ तक आई होप आपको पूरा मामला यहाँ पे जो है समझ में आया होगा, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। संख्या बल नहीं और बीजेट स्थल है। यहाँ पर 245 संसदीय सदन में NDA के 112 सदस्य हैं। अब इसका थोड़ा सा रूपरेखा हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कौन कितने पे बैठा हुआ है। NDA जिसके समर्थन से यहाँ पर वो बने हुए हैं, उसके पास 112 सांसद इस टाइम पर वहाँ पर हैं। कितना है, 112 सांसद हैं। और NDA के साथ एक निर्दलीय और 6 मनोनीत सदस्य भी हैं, मतलब 7 और इसमें है। तो 112 100 कितना हो गए, 112 और प्लस जो है 7, टोटल 119 सांसद इनके पास अभी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के पास जो है 92 सांसद है, 92 सांसद इन टाइम पर किसके पास है, इंडी गठबंधन, जिसमें आप, माकपा, भाकपा, सपा और जितनी भी सारी पार्टियां मिलकर यहाँ से पूरे देश में मिलकर इंडी गठबंधन के रूप में बनाई गई हैं, उनके पास टोटल 92 सांसद हैं। बीजेपी ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पार्टी ने मंगलवार शाम स्पष्ट कर दिया कि उसके सांसद तटस्थ रहेंगे। मतलब उन तटस्थ रहने का मतलब उनके सांसद ना तो उनको हटाने के पक्ष में है और ना ही उनको ले आने के पक्ष में है। तकनीकी अड़चन के में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिनों का नोटिस होना चाहिए, तभी एजेंडे में वह आ सकता है। और वही 14 दिनों का नोटिस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 14 दिन पहले उसके लिए आपको सूचित करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि जो है जो
जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको मौका मिल सके कि वह अपने अविश्वास प्रस्ताव को ख़त्म करवा सके। सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। शीतकालीन सत्र में 10 दिन ही बचे हुए हैं बस। अब इस 10 दिन में पास नहीं हो सकता, ऐसे में इसका कयास लगाया जा रहा है कि भविष्य में यह बजट सत्र में लाया जाएगा और फिर नए सिरे से प्रस्ताव आएगा। इस पर अस्पष्टता है, औपचारिक रूप से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब इसके पहले उपराष्ट्रपति के ऊपर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और ना ही लाया गया है। आई होप आप सबको यह वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आई होगी। और अंत में प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना कतई मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।